Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 14th of September 2025. तो गाइज आज है तारीख 14 सितंबर 2025 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में लिख देना दीपक यादव एजुकेशन पीडीएफ, आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के इक्वेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है अल्बानिया को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। वैसे आज हम लोग कोई भी नई चीज़ डिस्कस नहीं करेंगे, आज हम लोग प्रॉपर रिविजन करने वाले हैं अपने पिछले सप्ताह के सभी करंट अफेयर्स का, जिसकी डिमांड बहुत टाइम से एस्पिरेंट की साइड से मेरे पास में आती है। कल भी मैंने आपको याद होगा शाम को टेलीग्राम पे आप लोगों से कमेंट करके पूछा भी था क्या आप लोग वीकली सेशन चाहते हैं आज, तो मैक्सिमम लोगों ने इमोजी रिएक्शन देकर बताया कि सर बिल्कुल हमको वीकली सेशन चाहिए। तो फिर लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग कवर करेंगे अपने पिछले सप्ताह की सारी इंपॉर्टेंट खबरों को। तो दोस्तों सबसे पहली खबर आपको याद आ रहा होगा जो हमने डिस्कस किया था वो ब्लड मून के बारे में था। ठीक है, लास्ट जो हमारा संडे निकला है, संडे को देर रात लगभग 1:30 बजे तक चंद्र ग्रहण लगा और वो जो चंद्रमा है वो लाल कलर का हमको नज़र आया। वो हमने डिस्कशन किया था, ये आपके सामने न्यूज़पेपर का आर्टिकल भी था। तो ध्यान रखना, एक सप्ताह का, पूरे सप्ताह का न्यूज़पेपर एक ही दिन में कवर हो रहा है, वो भी कुछ ही मतलब मिनटों के अंदर अंदर हम लोग यहाँ पर ये ख़त्म कर देंगे। तो सर ये जो ब्लड मून है ना, ये एक प्रकार का एक्लिप्स था। अब एक्लिप्स मतलब ग्रहण की बात करते हैं, तो जो यहाँ पर सोलर एक्लिप्स होता है वो सूर्य ग्रहण होता है, वैसे ल्यूनार एक्लिप्स होता है वो चंद्र ग्रहण होता है। तो जो रीसेंट एक्लिप्स देखने को मिला है दोस्तों वो ल्यूनार एक्लिप्स था, दैट मीन्स हम चंद्र ग्रहण की बात कर रहे हैं। तो चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, तो सिंपल सा ये देखोगे एक पूरा प्रोसेस है जिसमें जब हमारा सूर्य, हमारी पृथ्वी और चंद्रमा एक लाइन में आ जाता है और लाइन में आने की वजह से जो सूरज से निकलने वाला प्रकाश है, इसकी जो रोशनी है वो अर्थ ब्लॉक कर देती है। और अर्थ के माध्यम से जब ये रोशनी ब्लॉक हो जाती है तो इसमें से केवल और केवल लाल लाइट पहुंच पाती है हमारे चंद्रमा तक, जिस वजह से ये जो चंद्रमा है वो रेड कलर का नज़र आता है, जिसको हम कई बार ब्लड मून के नाम से भी जानते हैं। सर ये लाल कलर कैसे आया, क्योंकि जो सूरज की रोशनी है ये तो पीली कलर की है, ऐसा सोच रहे होंगे आप। तो ये रेड कलर का चंद्रमा क्यों दिखाई देता है, डोंट वरी, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक्लिप्स किसे वो कहते हैं या ग्रहण किसे कहते हैं, सिंपल सा है। लूनर एक्लिप्स की जब बात आती है तो जब हमारा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी जो है ये ब्लॉक कर देगी, चंद्रमा तक वो प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा, चंद्रमा पे अंधकार रहेगा, उसको हम लोग ल्यूनर एक्लिप्स का नाम देते हैं। ये मैंने आपको एक छोटा सा क्विक रिवीजन भी करवाया था, याद आ रहा होगा। तो ब्लड मून क्या होता है सर, ब्लड मून मतलब जब हमारा चंद्रमा बिल्कुल रेड कलर का, स्पेशली रेड भी नहीं, इसको बोलते हैं कॉपर रेड, कॉपर रेड कलर का चंद्रमा जब नजर आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड मून कहते हैं। ये कब होता है, जब सन, अर्थ और मून एक सीक्वेंस, एक लाइन में आ जाते हैं। और अब दोस्तों यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, उम्ब्रा और पेनुम्ब्रा, ये आपने नाम सुना होगा। अब ये उम्ब्रा और पेनुम्ब्रा क्या होता है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। तो ये हमने देखा कि ये हमारा हो गया सन, ये हमारा हो गया अर्थ, ये हो गया हमारा मून। तो जब सन की जो रेज इस तरीके से आती हैं, क्योंकि आपको पता है जो चंद्रमा है वो हमारी पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है और जो हमारी पृथ्वी है वो हमारा सूर्य का चक्कर लगा रही है, ये पूरा रोटेशन इस तरीके से चलता रहता है पूरे पर्टिकुलर ग्रुप का। ठीक है, ये समझ में आया। अब आगे सुनिए, जब यहाँ पर दोस्तों एक सीक्वेंस में ये घूमते घूमते आ जाते हैं तो चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी से ब्लॉक हो जाती है। और ये जब रोशनी ब्लॉक होती है तो दो फेस बनते हैं। एक तो भाई ये सीधा सीधा यहाँ पे ये पृथ्वी से ब्लॉक हुई हुई रोशनी के पीछे का जो ये हिस्सा है ना, जो डार्क वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं उम्ब्रा। और इसकी शेडोज़ यहाँ पर दूर तक और जाती हैं, थोड़ा लाइट वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं पेनुम्ब्रा। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गया। लूनार एक्लिप्स में देखोगे तो उम्ब्रा यानी कि जो मून है वो कंप्लीटली पृथ्वी के डार्केस्ट पार्ट में आ जाता है, यानी पृथ्वी की जो एकदम काली कह सकते हैं शैडो है, या फिर कह सकते हैं जो एकदम डार्केस्ट छांव कहते हैं, उसके दायरे में जब यहाँ पर मून आ जाता है, उस डार्केस्ट छांव को हम लोग क्या कहते हैं, उम्ब्रा कहते हैं।
ठीक है, अब सर यहाँ पे क्वेश्चन था, आपने अभी तक ये नहीं बताया कि जो ये चंद्रमा है वो हमको रेड कलर का क्यों दिखाई देता है इस ल्यूनार एक्लिप्स के दौरान। इसके पीछे का एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं रेले स्कैटरिंग। प्लीज़ इसको यहाँ पर ध्यान रखिएगा, रेले स्कैटरिंग। रेले बेसिकली यहाँ पर एक साइंटिस्ट का नाम है जो इस पर्टिकुलर प्रोसेस के बारे में हमको समझा कर गए हैं। रेले ने यहाँ पर यही प्रिज्म का कॉन्सेप्ट भी दिया। रेले ये कहते हैं कि जो सूर्य से निकलने वाली किरणें होती हैं या जो सनलाइट होती है वो वाइट कलर की होती है, और उस वाइट कलर की लाइट को जब हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो वो 7 रंगों में बिखर कर आती है, जिसको आप प्रिज्म के थ्रू समझते हैं कि भाई सनलाइट को जब आप प्रिज्म से निकालेंगे या वाइट लाइट को निकालेंगे तो दूसरी साइड से दोस्तों ये 7 रंग निकल कर दिखाई देते हैं। ये 7 रंग कौन कौन से हैं इसको हम कई बार याद रखने के लिए वेबग्योर वर्ड का यूज़ करते हैं। वी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज एंड आर से रेड। ये कलर्स आपको इस पैटर्न में देखने को मिलेंगे। इसी 7 रंगों का हमारा इंद्रधनुष यानी रेनबो भी नज़र आता है। ये बात क्लियर हुई। अब यहाँ पर एक बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये है, जब हमें इन 7 लाइट्स को देखते हैं तो इन सातों लाइटों में ध्यान रखिएगा कोई सा भी कलर, कोई सा भी लाइट की जब हम बात करते हैं तो जो हमारा जैसे ब्लू कलर की बात हो रही है, वॉयलेट, इंडिगो, ये सारे कलर्स जो हैं, तो जितने भी ये नीचे वाले कलर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, इन सभी कलर्स की जो वेवलेंथ होती है ये वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा कम होती है। ये वेवलेंथ कम होती है, और ऊपर वाली यहाँ पर आप कलर देखने को मिल जाएगा तो इनकी वेवलेंथ जो होती है वो ज़्यादा होती है। एक बात यहाँ पर लिख लीजिएगा, जब भी किसी कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है मतलब वो कलर कम स्कैटर करता है। स्कैटर मतलब क्या होता है, वो कम फैलता है। ठीक है, और जब भी किसी कलर की वेवलेंथ कम होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कैटर करता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ज़्यादा फैलता है, वो पार्टिकल्स के साथ में ज़्यादा रिएक्ट करता है। तो सूर्य की किरणें जब आती हैं हमारे पृथ्वी पर तो पृथ्वी में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, कूड़ा कंकड़ है, तो उन सब के साथ में वो लाइट रिएक्ट करती है। तो जब लाइट रिएक्ट करती है तो दोस्तों जो ये ब्लू कलर होता है वो हमको दिखाई देता है ज़्यादातर। क्यों? क्योंकि आपने अभी पढ़ा कि जिस कलर का वेवलेंथ कम होता है वो कलर ज़्यादा स्कैटर होती है, यानी ज़्यादा फैलती है। तो हमें जो आसमान है वो इसी वजह से नीला कलर का दिखाई देता है। तो कहोगे इस हिसाब से तो हमें बैंगनी कलर का आसमान दिखाई देना चाहिए, क्योंकि वॉयलेट कलर की वेवलेंथ तो और भी कम है, तो ये ज़्यादा फैलती होगी एटमॉस्फेयर में, ज़्यादा पार्टिकल्स के साथ में रिएक्ट करती होगी। बिल्कुल करती है, लेकिन जो हमारी आइज़ हैं दोस्तों, हमारे आइज़ में ज़्यादा सेंसिटिव कलर जो होता है वो ब्लू होता है, इसलिए हम ज़्यादा ब्लू को पहले देखते हैं। ठीक है, अब रेड कलर की जो वेवलेंथ है ये वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है। मतलब आप समझ गए, वेवलेंथ ज़्यादा है, रेड, ऑरेंज, येलो कलर ये दूर से ही बहुत चमकदार अच्छे से दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्कैटर नहीं होते, यानी ये फैलते नहीं हैं ज़्यादा। क्योंकि अगर जैसे नीला कलर कह रहे हैं तो ये लगातार पार्टिकल के साथ में फैलेगा, है ना? लगातार पार्टिकल्स के साथ में रिएक्ट करके ये फैलेगा, जितना फैलेगा उतना ज़्यादा धुंधला हो जाएगा। तो रेड कलर क्या होता है, इसका वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा फैलता नहीं है। अब ज़्यादा फैलेगा नहीं तो ये धुंधला भी नहीं होता, इसलिए हमको दूर से दिखाई दे जाता है। ट्रैफिक लाइट में हम रेड, ऑरेंज, येलो कलर का क्यों इस्तेमाल करते हैं? अगर ब्लू कलर लगा दिया तो दिखाई नहीं देगा। कारण क्योंकि ब्लू कलर की वेवलेंथ कम है, और वेवलेंथ कम होने की वजह से वो फैलेगा चारों तरफ और धुंधला हो जाएगा। लेकिन रेड कलर यहाँ पे धुंधला नहीं होगा क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, और वेवलेंथ ज़्यादा मतलब वो कम स्कैटर करेगा। इसी कॉन्सेप्ट को मेरे दोस्त रेले स्कैटरिंग कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये एटमॉस्फेरिक इम्पैक्ट कैसे करता है वो मैं आपको समझा चुका हूँ। एटमॉस्फेयर में कैसे रिएक्ट करता है, हमारा जो आसमान है वो नीला क्यों होता है, क्योंकि ब्लू लाइट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है, ज़्यादा फैलती है, ज़्यादा दूर तक आती है, तो हमको आसमान भी नीला नीला दिखाई देता है। सूर्य से जो लाइट आ रही है वो पीली नहीं, वाइट है। एटमॉस्फेयर के साथ आने के बाद ये 7 सतरंग फैलाती है। ये 7 कलर्स का यहाँ पर दोस्तों ये खेल हो गया। अब एक और क्वेश्चन आएगा, सर ये बताओ, आप कह रहे हैं आसमान नीला दिखाई देता है, लेकिन हम कभी सुबह देखते हैं तो लाल सा दिखाई देता है, शाम को भी देखते हैं तो लाल सा दिखाई देता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों, क्योंकि जब यहाँ पे सुबह होती है तो जो सूरज होता है वो पृथ्वी से ज़्यादा दूर होता है, और जब दोपहर में आप देखोगे तो आसमान बिल्कुल नीला दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जब दोपहर होती है तो सूर्य हमारे पृथ्वी के पास होता है,
शाम को देखोगे तो ऑब्वियसली जो सन है वो अपसेट हो रहा है, सन यहाँ पर डूब रहा है। तो डूबते डूबते यहाँ पर वो फिर से पृथ्वी से दूर हो जाता है। तो कहोगे पृथ्वी से दूर पास होने का ये लाल कलर से क्या लेना देना है? बहुत कुछ लेना देना है। अगर हमारा सूर्य पृथ्वी से दूर रहेगा तो उसमें से जो लाइट आ रही है, नीली लाइट, तो फिर ज़्यादा फैल जाएगी, वो बहुत ज़्यादा धुंधली हो जाएगी। लेकिन रेड कलर जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है तो रेड कलर दिखाया देगा, ज़्यादा दिखाई देगा। समझ गए? इसलिए सुबह शाम रेड कलर का मौसम दिखाई देता है। लेकिन दोपहर में ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि दोपहर में सूर्य पृथ्वी के पास आ जाता है, करीब में रहता है। तो करीब है तो भाई वो जो नीली वाली लाइट है वो कम स्कैटर होती है, इतनी ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी कम हो जाती है, इसलिए वो ब्लू कलर ज़्यादा भर कर हमको दिखाई देता है। तो इन सब के पीछे का क्या विज्ञान था, आई होप आप समझ चुके हैं। किसी को भी समझा सकते हैं सर क्या है कारण, क्यों हमारा आसमान नीला दिखाई देता है। चलिए आगे आते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल में। इंडिया यूरोप को लेकर ये पर्टिकुलर न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश हुआ था। क्या मामला था मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से आराम से समझा देता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ यहाँ पर आप देखोगे आपके आर्टिकल में भी क्विक रिविजन पॉइंट्स बनाए हैं। एक्चुअली में ये टॉपिक हमने अपने इंडियन एक्सप्रेस से लिया था, जहाँ पे आप क्लियरली एक हेडिंग देख पाएंगे। बोला जा रहा है कि जो भारत का डीजल है, ये भारत का डीजल यूरोप में जा रहा है। और यूरोप में कैसे जा रहा है? वो भी रशिया वाला डीजल। तो कहोगे अरे बाप रे, ये जो पूरा यूरोप है या ये जो अमेरिका है, ये तो भारत के पूरी तरह से खिलाफ है। ये तो यही चाहते हैं ना कि भाई भारत रशिया से ये कच्चा तेल परचेज ना करे। इन सभी लोगों की एक्चुअल में डिमांड तो यही है। जो ये डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ हमारे ऊपर लगाए हैं, टैक्सेस इम्पोज कर रहे हैं, रीज़न क्या है? कि भारत रशिया से तेल परचेज कर रहा है हमारे मना करने के बावजूद भी। अब वो जो ट्रम्प हैं वो नाटो को भी यहाँ पर पूरी तरह से प्रेशराइज कर रहे हैं, G7 कंट्रीज़ को प्रेशराइज कर रहे हैं कि भारत पे टैक्स लगाओ, सब लोग मिलकर टैरिफ लगाओ। क्यों? क्योंकि इंडिया अब भी रशिया से ऑयल परचेज कर रहा है सस्ते दाम में। अब ऑयल आता है तो हम उस ऑयल को रिफाइन करते हैं, क्योंकि वो जो ऑयल आ रहा है वो पेट्रोल डीजल के फॉर्म में थोड़ी आ रहा है, वो आ रहा है दोस्तों कच्चे तेल के फॉर्म में, यानी क्रूड ऑयल के फॉर्म में। तो जब कच्चा तेल भारत में आता है तो उसको हम लोग रिफाइन करते हैं, रिफाइन करके पेट्रोल डीजल जैसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो यूरोप हमसे बहुत सारा ये तेल परचेज कर रहा था। तो घूम फिर के पहले तो ये विरोध कर रहे थे रशियन ऑयल का, लेकिन घूम फिर के भारत के ज़रिए यही रशियन ऑयल इनके देशों में जा रहा है। तो इन सब यूरोपियन यूनियन के देशों ने मिलकर डिसाइड कर लिया है कि ये अब इंडिया से परचेज नहीं करने वाले ये रिफाइंड ऑयल, वो भी कब से? 2026 से। तो 2026 तक, अभी 2026 आने में यार कुछ महीने बचे हैं। हमारा सितंबर भी अभी देखोगे तो 14 ही तारीख है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 मंथ हैं लगभग। तो इन 3 महीनों में यूरोपियन यूनियन क्या करने वाला है? भर भर के ये रिफाइंड ऑयल परचेज करेगा। रिफाइंड ऑयल खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, कच्चा तेल रिफाइन होके जो यहाँ पर पेट्रोलियम या पेट्रोल प्रोडक्ट्स बने हैं उनकी बात कर रहा हूँ। समझ गए? तो इनको स्टॉक करके रख लेगा अपने पास में, क्योंकि जनवरी 2026 से यूरोपियन यूनियन कहता है कि हम भारत से ये वाला तेल परचेज नहीं करेंगे, स्पेशली वो तेल जो भारत रशिया से लाकर उसको रिफाइन करके हमको बेच रहा है। इससे भारत के एक्सपोर्ट के ऊपर झटका लग सकता है, लेकिन वो देखने वाली बात है कि जनवरी 2026 में एग्जैक्टली ये होता है या नहीं होता है। इतनी छोटी सी खबर यहाँ पर ये हम लोगों ने कवर की थी। देन उसके बाद हमारा अगला आर्टिकल था, जहाँ पर पल्सेस यानी दालों के उत्पादन को लेकर नीति आयोग ने एक रोड मैप हमारे साथ में साझा किया था। रोड मैप की बात कर रहा हूँ तो एक रणनीति हमको बताई थी कि किस तरीके से भारत आत्मनिर्भर बन सकता है दालों के उत्पादन के मामले में। कहोगे पल्सेस का प्रोडक्शन तो हम बड़े मात्रा में करते हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हम दालों का प्रोडक्शन बड़े लेवल पर करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम अपने देश की डिमांड को फिर भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से लास्ट में हमको बहुत सारी दालें अलग अलग देशों से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, परचेज करनी पड़ती हैं। ये हमारे सामने एक सबसे बड़ा समस्या निकल कर आता है। समझ गए? तो ये भी यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, लेकिन इसको धीरे धीरे करके डील किया जा सकता है। हमें दालों का उत्पादन बढ़ाना होगा, जिससे देश में जो बढ़ती डिमांड है वो डिमांड हम लोगों की पूरी कर पाएंगे। ठीक है? तो आप देखोगे एक्चुअली में न्यूज़ क्या है कि सर नीति आयोग ने एक रणनीति हमारे सामने प्रेजेंट की है, कैसे भारत सेल्फ सफिशिएंट बन सकता है इन टर्म्स ऑफ पल्सेस प्रोडक्शन। और 2047 तक हमारा टारगेट है कि हम ये निर्भरता दूसरे देशों पे ख़त्म कर देंगे। क्योंकि आज मैंने बताया ना, हमारी ज़रूरत, जैसे ज़रूरत के हिसाब से हम दाल ग्रो तो करते हैं, लेकिन सारी हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं। तो भाई कंजम्पशन हो गया है सारी दालों का, तो एक गैप बन रहा है अभी भी।
क्योंकि डिमांड अभी भी ज़्यादा है। तो वो जो गैप है उसको भरने के लिए हमें फिर इंपोर्ट करना पड़ता है इन दालों को। समझ गए? तो ये हमारे छोटा सा न्यूज़ था कि भाई नीति आयोग ने ये सेल्फ सफिशिएंसी को लेकर ये पूरा रोड मैप जारी किया है और बताया है दालों का कितना बड़ा रोल है आज हमारे लिए, क्योंकि उन दालों में प्रोटीन है, अच्छी मात्रा में न्यूट्रिशन है उस, और इन दालों की वजह से सॉइल फर्टिलिटी बढ़ती है, पानी भी कम लगता है। तो ये दाल हमारे लिए ज़रूरी हैं। और इंडिया दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है, प्रोड्यूसर है। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर के साथ साथ यहाँ पर हम लोग एक सबसे बड़े कंज्यूमर भी हैं एंड सबसे बड़े इम्पोर्टर भी हैं। तो ये इंडिया का यहाँ पर जो केस है वो थोड़ा यूनिक है। हम लोग दुनिया का 25% दालों का उत्पादन अकेले करते हैं और उसमें से 27% कंजम्पशन। आप समझ रहे हैं, उत्पादन हमने किया 25% और कंजम्पशन कितना हो रहा है 27%। तो 2% तो भाई यहाँ पर फिर मंगाना पड़ेगा ना। अब 2% ही थोड़ी मंगाएंगे, मंगाएंगे तो बड़े लेवल पर मंगाएंगे। तो इम्पोर्ट भी करना पड़ता है, जिसकी वजह से दुनिया का 14% इम्पोर्ट यहाँ पर इंडिया कर रहा है दालों का। अब इसमें ना कुछ ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। जो ध्यान रखना है वो है आपके मेजर स्टेट्स की भारत में वो कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर दालों का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। और जो राज्यों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ उसे उसी सीक्वेंस में याद रखना है जैसा मैं आपको बताऊँगा। जैसे आज भारत में सबसे ज़्यादा दालों का उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को कई बार हम लोग क्या बोलते हैं, बाउल ऑफ पल्सेस, यानी हमारे देश का दाल का सबसे बड़ा कटोरा। सो उसके साथ साथ यहाँ पर दोस्तों मध्य प्रदेश के बाद जो सेकंड हमारा जो स्टेट है वो है महाराष्ट्र। थर्ड स्टेट आपको देखने को मिल जाता है राजस्थान। फोर्थ स्टेट आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश एंड फिफ्थ वन इज कर्नाटका। और इन 5 राज्यों को इसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक बार सीक्वेंस लगाने के लिए भी सीडीएस में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ठीक है। अब भारत में जब हम दालों की बात करते हैं तो पल्सेस का प्रोडक्शन देखोगे, इंडिया में जितना भी अनाज हम लोग ग्रो कर रहे हैं उसका 20% एरिया में दालों को प्रोड्यूस किया जाता है। और जो दालें भारत में ग्रो की जाती हैं वो खारिफ और राबी सीज़न दोनों में ग्रो की जाती हैं। दोनों सीजन्स में हम पल्सेस का प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन इनमें से जो राबी वाली पल्सेस है उनका बड़ा योगदान है। राबी पल्सेस का जो कंट्रीब्यूशन है वो आज 60% से भी ज़्यादा है। इस बात को याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे ना वो स्टेट्स कि भाई कौन कौन से राज्य हैं सीक्वेंस में, वो सीक्वेंस में ही याद रखना कि नंबर 1 इज़ मध्य प्रदेश, जो आज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, जिसको हम पल्स का बाउल बोलते हैं। सेकेंड वन इज़ महाराष्ट्र एंड थर्ड वन इज़ राजस्थान, फोर्थ वन उत्तर प्रदेश एंड फिफ्थ वन इज़ कर्नाटका। क्योंकि ये देखिए 2020 में यूपीएससी में पल्स प्रोडक्शन को लेकर क्वेश्चन बनाए, मैं पढ़ा चुका हूँ ये क्वेश्चन, इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट अभी दोबारा नहीं करने वाले। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर एक बार ये ऐसा ही क्वेश्चन सीडीएस में ही पूछ लिया गया था, जहाँ पे आपको सीक्वेंस में बताना था कि बताओ किस सीक्वेंस में है जहाँ पर कौन कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा दालों का प्रोडक्शन करता है। समझ गए? चलिए भाई फिर अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल हमारे लिए और भी ज़्यादा शानदार और भी काम का है, जो हमने डिस्कस किया था, विच इज़ अबाउट 100 ईयर्स ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को दोस्तों 100 साल पूरे हो चुके हैं, जिस वजह से ये खबरें पब्लिश हुई थी। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की शुरुआत करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है ईवी रामास्वामी नाइकर, जिनको हम पेरियार के नाम से भी जानते हैं। तो इनका जन्म होता है 17 सितंबर 1879 में। और दोस्तों यहाँ पर इनकी जो पर्सनल लाइफ है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट रही है, ऐसा ये बताते हैं। और उस पर्सनल लाइफ की डिफ़िकल्टी की वजह से ही इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को शुरू किया था। एक्चुअली में दोस्तों क्या होता है, मैं आपको कुछ डिटेल्स वगैरह शो करता हूँ। ये देखो यहाँ पर जो रामास्वामी जी हैं ये कहते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू तो हुआ, एक बार यहाँ पर ये क्या हो, काशी गए तो काशी में इनकी जाति के आधार पे बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ, जिसकी वजह से ये एथीस्ट बन गए। फिर उसके बाद में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की इन्होंने नींव रखी। और याद रखिए सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, 100 साल पूरे हो चुके हैं। दैट मीन्स जैसे अभी हम 2025 में हैं, तो इसका मतलब यह है कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू हुआ था 1925 यानी 1925 में। ठीक है, एग्जामिनेशन के लिए ध्यान रखना है, इसको शुरू करने वाले व्यक्ति कौन है, पेरियार ईवी रामास्वामी। ठीक है, और ये इन्फ्लुएंस होते हैं, यानी कि ये प्रेरणा लेते हैं कुछ व्यक्ति से, जैसे ज्योतिबा फुले हो गए, उसके अलावा अंबेडकर जी हो गए। इनसे यहाँ पर ये इंस्पिरेशन लेने के बाद में ये जो मूवमेंट है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, इसकी शुरुआत करते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का मेन टारगेट क्या था? मेन टारगेट था जातिवाद को ख़त्म करना, जो कास्ट सिस्टम है वो ख़त्म करना, लॉजिक को ज़्यादा प्रमोट करना, इक्वालिटी को प्रमोट करना, और जो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस है इसके खिलाफ में यहाँ पर पेरियार साहब खड़े होते हैं। ये कहते हैं यहाँ पे कि देखो, अगर इज्जत नहीं हो रही है, जाति के आधार पे आपके साथ भेदभाव हो रहा है, अपनी रिस्पेक्ट खुद करना सीखो।
अपनी रिस्पेक्ट खुद से बनाओ, विच इज़ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, इसी दौर पे यहाँ पे शुरू होता है। और इस सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के बारे में कुछ अल्टीमेट टेक्स्ट बुक्स के अंदर में मेंशन किया गया है। यहाँ पर उसके नाम आपको देखने को मिलेंगे, प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ा मुश्किल है, आप उसको एक बार देख सकते हैं। और इसी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट में दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट महिला लीडर भी हैं जिनका नाम है अनई मीनाबल वीरामल। तो इन महिला लीडर के बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए। देखो मैंने आपको इनके बारे में समझा रखा है कि इसमें एक वीमेन लीडरशिप भी थी इनकी, और इन्होंने जेंडर इक्वालिटी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया। ये सारा का सारा सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जाति के अगेंस्ट में था, जो जाति को लेकर भेदभाव हो रहा था। इवन इसमें ये तक हो गया कि ये कहने लगे कि जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है, इसमें जितने भी यहाँ पर लोग हैं, ठीक है, उन सब के बीच में कोई भी ऐसा ना हो कि अगर शादी करनी है तो खुद से यहाँ पर अपने हिसाब से आप शादी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी ब्राह्मण पंडित की ज़रूरत पड़ेगी शादी करने के लिए। तो ये सब कुछ हुआ दोस्तों कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट में सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज भी आती है, अपनी रिस्पेक्ट खुद करो। उसके अलावा जो देवदासी करके जो कह सकते हैं कॉन्सेप्ट हुआ करता था, या कास्ट के आधार पे जो बायसनेस होती थी, या कह सकते हैं ये ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, उन सब में सुधार करा गया। इवन जो विडो रीमैरिज है दोस्तों, है ना, विडो रीमैरिज पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन थी, उसके खिलाफ भी यहाँ पर सुधार करने की बात की गई सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के अंदर में। ठीक है, कि मान लो एक महिला है, उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो उनको दोबारा शादी करने की इजाज़त मिले, ठीक है, दोबारा वो शादी कर सकें, दोबारा अपना जीवन को बेहतर तरीके से जी सकें। ये बेसिकली यहाँ पर जो डिमांड है, ये सारी की सारी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट में उठाई जाती है। जिसका इम्पैक्ट क्या हुआ, जो नॉन ब्राह्मण्स हैं दोस्तों, नॉन ब्राह्मण्स में सेल्फ रिस्पेक्ट जागा, जिसके बाद दोस्तों तमिलनाडु में द्रविडियन पॉलिटिक्स शुरू हो गई। और आज यहाँ पर वेलफेयर स्टेट के लिए वो बात करते हैं, कहते हैं कि भाई देखो, हमें अपनी खुद की रिस्पेक्ट करनी है, खुद की रिस्पेक्ट करना सीखेंगे, ऑटोमेटिक सब कुछ मिलेगा। और उसी के आधार पे दोस्तों इसी साल आपको याद होगा यूपीएससी ने 2025 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिया था रिगार्डिंग सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। क्वेश्चन ये था, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के फाउंडर कौन है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, विच इज पेरियार ईवी रामास्वामी नाइकर, जिनके बारे में अभी हमने सारा डिस्कशन किया। ठीक है, चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। पुलिकल्ली यानी टाइगर डांस के बारे में एक आर्टिकल छपा था, आपको याद आ रहा होगा, क्योंकि ओनम त्यौहार दोस्तों रिसेंटली एक सप्ताह में सेलिब्रेट किया गया है। आपको पता है ओनम जो त्यौहार है, ये केरला का एक सबसे बड़ा त्यौहार है, फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल में क्या होता है, जो हार्वेस्ट सीजन होता है यानी फसलों की कटाई होती है स्पेशली, उसको मार्क किया जाता है। ध्यान रखिए 4 से 10 दिन तक ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें जो पहला दिन होता है इसको कहते हैं अथम, और जो 10वां दिन होता है इसको बोलते हैं थिरुनम। मैंने आपको बताया लगभग 10 डेज तक ये सेलिब्रेशन चलता है। और जब ये सेलिब्रेशन होता है तो याद रखिएगा इसमें एक बड़ा टाइगर डांस होता है, जिसमें जो कुछ लोग होते हैं वो अपने आप को पेंट करते हैं टाइगर की तरह, एक हंटर बनता है, शिकारी बनता है। तो शिकारी और टाइगर के बीच की जो बॉन्डिंग है उसको शो की जाती है इस डांस परफॉर्मेंस में, जिसको टाइगर डांस या पुलिकल्ली के नाम से हम लोग जानते हैं। प्लीज़ इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पुलिकल्ली जो है ये ओनम, मैंने आपको बताया ओनम 10 दिन का त्यौहार है। इसमें से चौथे दिन पर ये पुलिकल्ली नाम का जो ये डांस है, टाइगर डांस है दोस्तों, इस इवेंट को रखा जाता है। ओनम के दौरान बहुत सारे दूसरे और भी कल्चरल इवेंट्स होते हैं। पुलिकल्ली आप समझ गए, पुलिकल्ली मतलब टाइगर डांस। ऐसे ही वलमकली नाम का इवेंट होता है, ये बेसिकली स्नेक बोट रेस है, एक बोट रेसिंग होती है जो पंपा नदी पर कंडक्ट की जाती है। फिर तीसरा जो इवेंट होता है इसी ओनम त्यौहार के दौरान, वो है काइकोती काली एंड थुम्बी थुलल। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि काइकोती काली और थुम्बी थुलल क्या है। तो ये कुछ डांस परफॉर्मेंस है ओनम के दौरान ही, यहाँ पर कुछ महिलाएं इसको परफॉर्म करती हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस कई बार यूपीएससी पूछ लेता है। फिर हमने अगले आर्टिकल में हिल्सा मछली के बारे में डिस्कशन किया था, क्योंकि दुर्गा पूजा आने वाली है। तो दुर्गा पूजा का बहुत भव्य तरीके से यहाँ पे एक कह सकते हैं कि जो सेलिब्रेशन है वो होता है हमारे वेस्ट बंगाल के अंदर। और इसी दुर्गा पूजा के दौरान दोस्तों यहाँ पर जो मछली है, स्पेशली हिल्सा फिश, इसका कंजम्पशन काफ़ी सारे लोग करते हैं वेस्ट बंगाल में। तो बांग्लादेश में ये हिल्सा फिश ज़्यादा मात्रा में मिलती है। इवन एक बात जो लिखने वाली है, याद रखने वाली है, कि जो हिल्सा मछली है दोस्तों, ये बांग्लादेश की नेशनल फ़िश है, ध्यान रखिएगा। तो ये हिल्सा मछली बांग्लादेश बड़े मात्रा में लगभग 1200 टन के आसपास एक्सपोर्ट करने वाला, नहीं हमको बेचने वाला है, जिस वजह से ये न्यूज़ में है। अब एग्ज़ाम के लिए क्या ध्यान रखना है, इस मछली के बारे में 2 से 4 बातें। जैसे ये मछली ज़्यादातर बे ऑफ बंगाल में या बे ऑफ बंगाल में आने वाली जितनी नदियाँ हैं, उन नदियों के अंदर में ये मछली पाई जाती है।
क्या ये मछली केवल बांग्लादेश में पाई जाती है? बिल्कुल नहीं। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा। ये मछली बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, पर्शियन गल्फ, इन सभी जगह में पाई जाती है। प्लीज़ इस बात को नोट कर लीजिएगा। इंडिया में जब हम लोग बात करते हैं तो कुछ नदियां हैं, फॉर एग्जांपल गंगा है, हुगली है, महानदी है, गोदावरी है। इन नदियों में दोस्तों ये हिल्सा मछली पाई जाती है। इस हिल्सा मछली का एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फीचर है, और वो है माइग्रेशन। कहोगे माइग्रेशन मतलब इधर से उधर जाना? हाँ बिल्कुल, ये मछली इधर से उधर करती है, लेकिन इसका पैटर्न बहुत डिफरेंट है। जो माइग्रेशन ये करती है ना, उस माइग्रेशन को नाम दिया गया है विच इज़ एनाड्रोमस माइग्रेशन। अब एनाड्रोमस माइग्रेशन करने वाली हिल्सा के साथ साथ दोस्तों याद रखिएगा, साल्मन नाम की मछली भी है। एनाड्रोमस माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, प्लीज़ इस बात को दिमाग में डालकर रखिएगा। वो यह है कि ये जो मछली है, जब यहाँ पर वैसे आप देखोगे तो ये ज़्यादातर समुद्र में रहती हैं, लेकिन जब इनकी ब्रीडिंग होती है, जब बच्चे देने का समय होता है, तो ब्रीडिंग के लिए यहाँ पर ये फ्रेश वाटर यानी कि नदियों में पहुँच जाती हैं। समझ गए? तो नदियों में पहुँच जाती हैं, नदियों में ही यहाँ पर बच्चे देते हैं, और नदियों में ही यहाँ पर मतलब मैंने आपको बताया अंडा वगैरह जो भी देती है, और फिर वहीं पर ही मछली जन्म लेती है, मछली बड़ी होती है। फिर बड़ी होने के बाद वो मछली भी समुद्र में आ जाती है, लेकिन जब दूसरी मछली पैदा करनी हो ब्रीडिंग के लिए, वापस से साफ़ पानी में जाता है। तो ब्रीडिंग के समय पर साफ़ पानी में ये मछलियाँ जाती हैं, ये इनका एक स्पेशल फीचर है। और इसी माइग्रेशन को, यानी इधर से उधर करना, इसी माइग्रेशन को नाम दिया गया है एनाड्रोमस माइग्रेशन। ठीक है, तो कोई भी पूछे तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने बताना है, याद रखना है। हालांकि यहाँ पर जो हिल्सा मछली है, मैंने आपको बताया इसका इंपॉर्टेंस बांग्लादेश के लिए बहुत है। इवन बांग्लादेश दुनिया का 70% हिल्सा मछली का प्रोडक्शन करता है, एंड बांग्लादेश की नेशनल फ़िश भी है, जो मैंने आपको बताया। ये बेसिक बातें हैं, प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि मेजर नदी की बात आएगी तो गंगा, ब्रह्मपुत्रा, मेघना में ये नदी पाई जाती है। बांग्लादेश दुनिया का 70% प्रोडक्शन करता है, और आईयूसीएन के अंदर में इस नदी को लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में कवर किया गया है। लीस्ट कंसर्न मतलब इसकी जो पॉपुलेशन है अच्छी खासी है, तो कोई ज़्यादा घबराने वाली बात है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर कंजम्पशन वगैरह भी बड़े लेवल पर हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही दोस्तों देख लिए, एक बार सीडीएस में 2020 में क्वेश्चन पूछ लिया था कि जो हिल्सा है बताओ ये कौन से देश की नेशनल फ़िश है। तो दोस्तों ये बांग्लादेश की नेशनल फ़िश है, जो अभी हमने डिस्कस किया। चलिए आगे आते हैं। देन उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर अगला टॉपिक है, जहाँ पे बात हो रही है मैटरनल डेथ एंड मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो के बारे में। तो एक्चुअली में देखोगे, द हिंदू न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था, जहाँ पर मेंशन किया गया था कि केरला के अंदर जो मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो है, ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और ये 18 से सीधा 30 तक जा चुका है। अब मेरा मेन पर्पज़ था कि आप बस खाली इस टर्म को समझ लीजिए कि मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो होता क्या है। देखो, जब एक माँ अपने एक बच्चे को जन्म देती है, तो प्रेगनेंसी के दौरान या बच्चे को जन्म देने के बाद उस मदर की डेथ हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो। या ये डेफिनेशन इस तरीके से भी देखी जा सकती है कि मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो इज डिफाइंड एज अ डेथ ऑफ अ वेमेन वाइल प्रेग्नेंट और विद इन 42 डेज ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। या तो यहाँ पे बच्चे को जन्म देते वक्त डेथ हो जाना, या प्रेगनेंसी के दौरान डेथ हो जाना, या फिर बच्चे को जन्म दे दिया है, और उसके बाद यहाँ पर मतलब जो टर्मिनेशन होता है प्रेगनेंसी का, उसके 42 दिन के अंदर यहाँ पे जान चली जाना। तो इन सब चीज़ों के आधार पे हम इस डेथ को मैटरनल डेथ कहते हैं। और इसको काउंट कैसे किया जाता है, क्योंकि ये तो बात हो गई मैटरनल डेथ की। इसमें एक्चुअली में एमएमआर यानी मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो क्या होता है ये बताइए, क्योंकि यहाँ पे न्यूज़पेपर में मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो को लेकर आर्टिकल कवर किया गया था कि वो 18 से बढ़कर 30 हो गया है। तो दोस्तों मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो की बात आएगी तो यही केस, यानी जब भी कोई मदर की डेथ हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान या बच्चे को जन्म देते वक्त, तो ये जो डेथ है, ध्यान रखना, इसमें 1 लाख में से देखा जाता है कि 1 लाख में से, यानी 1 लाख बच्चों का जन्म हुआ, तो 1 लाख बच्चों का जन्म होते हुए कितनी मदर की जान गई है, कितनी मैटरनल डेथ हुई है, उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो कहते हैं। तो नंबर ऑफ मैटरनल डेथ पर 1000 लाइव बर्थ इन अ गिवन टाइम पीरियड, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में 1 लाख बच्चों का जन्म हुआ, उन बच्चों को जन्म देते वक्त कितनी मदर की जान गई है, उसको हम लोग बोलते हैं मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो। समझ गए? मैं ये क्यों बता रहा हूँ, रीज़न यह है क्योंकि यूपीएससी ने 2024 में ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछ लिया था रिगार्डिंग फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट। अब ये क्या होता है टोटल फर्टिलिटी रेट? फर्टिलिटी रेट का मतलब है एक महिला अपने पूरे जीवन काल में जो उनका चाइल्ड बेयरिंग एज होता है, यानी कि एक बच्चे को जन्म देने का समय होता है, कितना होता है, 15 से लेकर 49 तक की एज तक यहाँ पर एक महिला एक बच्चे को जन्म दे सकती है ना। तो उस पूरे के पूरे चाइल्ड बेयरिंग एज में वो कितने बच्चे को जन्म देती है, उसको बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट।
दैट मीन्स यहाँ पर इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कि एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ अ वेमेन वुड हैव बाय द एंड ऑफ हर चाइल्ड बेयरिंग एज इज नोन एज टोटल फर्टिलिटी रेट। ये क्वेश्चन है 2024 का। ये एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दिया गया है, इसमें कुछ खास रेलिवेंट चीज़ नहीं थी। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया था दोस्तों PAM के बारे में, विच इज़ प्राइमरी अमीबिक मेनिंगो एनसेफेलिटिस, शायद आपको याद आ रहा होगा, यानी ब्रेन ईटिंग अमीबा के बारे में डिस्कशन किया था। क्योंकि केरला के अंदर में ये दिमाग खाने वाला जो अमीबा है ये इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि इसके 5 केसेस निकल कर आते हैं मृत्यु के, और भी कुछ इन्फेक्शन वाले केसेस निकल कर आए जिस वजह से ये चर्चाओं में था। अब इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है दोस्त, बस खाली याद रखना ये किस प्रकार का इन्फेक्शन है। ये एक सीरियस ब्रेन इन्फेक्शन है। इसमें एक अमीबा होता है, ठीक है, उस अमीबा को हम लोग नगलेरिया फोलरी के नाम से भी जानते हैं, इसको निक नेम दिया गया है दिमाग खाने वाला अमीबा। ये अमीबा बॉडी में एंटर कैसे करता है? नाक के ज़रिए, नोज़ के ज़रिए। ये जो अमीबा है ना, इसको गर्म पानी में ज़्यादातर रहना पसंद है, जो वार्म वाटर होता है या स्विमिंग पूल का पानी है, गंदा पानी है, उन सब में अमीबा प्रेजेंट होता है। तो ये जो बच्चे आजकल अफेक्ट हो रहे हैं वो ज़्यादातर स्विमिंग पूल में जाते हैं, उनको नहीं पता, ना दिखाई दे रहा है वो अमीबा। अब वही अमीबा जो है वो बच्चे के नाक के ज़रिए, ठीक है, क्या होता है, जो ओलोफैक्टरी नर्व्स होती हैं उसके ज़रिए वो ब्रेन तक जाता है और ब्रेन यानी दिमाग को खाना शुरू कर देता है, और इसी को बोला गया है ब्रेन ईटिंग अमीबा। नाम है इसका नगलेरिया फोलरी। प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जो हमारी नदियां हैं, पॉन्ड्स हैं, फ्रेश वाटर है, उनमें ये पाया जाता है। ज़्यादातर जो आज नौजवान लोग हैं उनमें ये केसेस आ रहे हैं, और केवल केरला ही नहीं दोस्तों, हमारे USA फ्लोरिडा में भी ये केसेस निकल कर आए हैं। लक्षण लगभग 1 से 9 दिन बाद दिखाई देते हैं। ये डेडलीस्ट केस है, मतलब माना जाता है कि अगर ये अमीबा दिमाग तक चला गया तो 95% चांसेस हैं एक व्यक्ति की जान भी जा सकती है। ठीक है, फिर हम लोगों ने डिस्कशन किया था अगले ट्राइब के बारे में, विच इज़ तीवा ट्राइब। याद आ रहा होगा, तीवा ट्राइब पढ़ाई थी मैंने आपको। तीवा को हम लोग ललुंग ट्राइब के नाम से भी जानते हैं। ये जो आदिवासी समुदाय है दोस्तों, ये असम और मेघालय के अंदर में रहता है, ध्यान रखिए। और इसमें एक स्पेशल चीज़ है, क्योंकि अब ये ट्राइबल कम्युनिटी है तो इसको स्केड्यूल ट्राइब का स्टेटस भी दिया जाता है। अब स्केड्यूल ट्राइब का स्टेटस हर एक कम्युनिटी को नहीं मिलता है, कुछ कम्युनिटीज़ को यहाँ पर दिया जाता है, और जिसको भी मिल जाता है तो उसको क्या होगा, स्केड्यूल ट्राइब्स के जितने भी बेनिफिट्स होते हैं वो सारे बेनिफिट्स उस समुदाय के लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। तो ये जो तीवा ट्राइब है दोस्तों, इसको स्केड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिला है, वो भी केवल असम में। मेघालय में ST का स्टेटस नहीं दिया है, केवल असम में दिया है। ठीक है, तो ये तीवा ट्राइब वैसे आप देखोगे तो मेघालय असम दोनों जगह पर पाई जाती है। रिसेंटली इनका एक बहुत बड़ा फेस्टिवल सेलिब्रेशन चला जिस वजह से ये न्यूज़ में है। ठीक है, लीगल स्टेटस आपको मैं समझा ही चुका हूं कि लीगल स्टेटस केवल और केवल प्लीज़ असम का ही ध्यान रखना है। ये केस ही यहाँ पर कुछ ऐसा है कि याद रखिए कि भाई असम के अंदर ही इसको स्केड्यूल ट्राइब में रखा गया है, अदरवाइज मेघालय में स्केड्यूल ट्राइब के अंदर इसको कवर नहीं किया गया है। ये जो लोग हैं तिब्बतो बर्मन नाम की जो लैंग्वेज है, स्पेशली ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इनका एक बहुत बड़ा जो पॉपुलेशन है वो देखने को मिलेगा। त्योहार की बात होती है, ये 3 इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जिसको ये सेलिब्रेट करते हैं। एक है केलचवा फेस्टिवल, ये अप्रैल में सेलिब्रेट किया जाता है, जब ये फसलों की कटाई का सीज़न ख़त्म हो जाता है उसके बाद। क्योंकि इनके पूरे जीवन में जो सबसे अहम हिस्सा है या इनका जो पूरा जीवन चलता है वो पूरा जीवन इनका खेती बाड़ी पे ही डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो इनके जो मैक्सिमम त्यौहार हैं या सबसे पॉपुलर फेस्टिवल्स हैं वो सारे के सारे फेस्टिवल्स एग्रीकल्चर सेक्टर से ही संबंधित हैं। जैसा आप देखोगे केलचवा फेस्टिवल मैंने आपको बताया फसल की कटाई का अंत होता है तब सेलिब्रेट होता है। ऐसे ही यांगलिंग फेस्टिवल जब यहाँ पर बीज बोए जाते हैं तब सेलिब्रेट होता है। ठीक है, ये 3 साल में एक बार सेलिब्रेट होता है। और लांगकुन फेस्टिवल जो है दोस्तों, यहाँ पर पूरी कम्युनिटी एक साथ इकट्ठी होती है बीज बोने के बाद कि भाई हमारी एक अच्छी फसल निकल कर आए, तब इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। तो एक छोटा सा रिकैप ले लो। तीवा ट्राइब ये असम मेघालय में पाई जाती है। स्केड्यूल ट्राइब का स्टेटस इसको असम में मिला है। तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। इनकी पूरी इकोनॉमी फार्मिंग पे डिपेंडेंट है और 3 फेस्टिवल है जो ये सेलिब्रेट करते हैं। आगे आते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल पे, विच इज़ अबाउट वाइस प्रेसिडेंट। तो आपको पता है हमारे देश में नए जो वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति, इनके चुनाव हुए थे। और चुनाव में यहाँ पर आप देखोगे CP राधाकृष्णन जी ये नए वाइस प्रेसिडेंट देश के बन चुके हैं। देश के 15वें वाइस प्रेसिडेंट, ध्यान रखिएगा, देश के 15वें वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर ये बन चुके हैं। CP राधाकृष्णन नाम याद रखिए, क्योंकि मैंने आपको पता होगा वाइस प्रेसिडेंट के बारे में हर एक बातें बताई हैं। देश में अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस को देखते हैं, संविधान के हिसाब से सबसे ऊंचा पद देश का किसका है? वो है प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का, जो आज द्रौपदी मुर्मू जी के पास है।
सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट, यानी ये उपराष्ट्रपति जो आज सीपी राधाकृष्णन जी ने इस ऑफिस को होल्ड किया है। और थर्ड जो पद है दोस्तों तब प्राइम मिनिस्टर का आता है, ध्यान रखिएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस के हिसाब से ध्यान रखिए, सेकंड हाईएस्ट ऑफिस इज वाइस प्रेसिडेंट एंड फर्स्ट हाईएस्ट ऑफिस इज प्रेसिडेंट। अब वाइस प्रेसिडेंट को लेकर आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में कितने सारे आर्टिकल दिए गए हैं कि आर्टिकल 63 कहता है भाई एक वाइस प्रेसिडेंट देश में होना ज़रूरी है। आर्टिकल 64 ये कहता है कि जब देश में प्रेसिडेंट नहीं होगा तो वाइस प्रेसिडेंट उनके सारे काम संभालेंगे। इवन राज्यसभा की यहाँ पर बात होती है आर्टिकल 64 में कि जो ध्यान रखिए, आपको ये बात पता ही है कि भाई जो भी व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट बनता है वो ऑटोमेटिक राज्यसभा का चेयरमैन भी बनता है। ये लोकसभा के साथ नहीं है ऐसा कोई केस। लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो अलग होता है, राज्यसभा में चेयरमैन होता है, लोकसभा में स्पीकर होता है। लेकिन राज्यसभा में खासकर यही है कि जो वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो ऑटोमेटिक राज्यसभा का चेयरमैन भी बनेगा। ठीक है। फिर आर्टिकल 65 में बोला गया है जब प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं होंगे तो वाइस प्रेसिडेंट उनके सारे काम को संभालेंगे। आर्टिकल 66 में सारे इलेक्शंस के बारे में बताया गया है, क्योंकि आपको पता होगा वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं, इस इलेक्शन के अंदर जो हमारे हाउसेस हैं पार्लियामेंट के, यानी लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, तो लोकसभा राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वही इलेक्ट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। एक बात और याद रखनी है, इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स दोनों होते हैं। जिनको जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, दोनों मिलकर यहाँ पर वोटिंग देते हैं। 5 साल का टर्म होता है। फिर उसके बाद शपथ होती है, शपथ को लेकर आर्टिकल 69 में लिखा गया है। फिर आर्टिकल 71 में ये डिस्प्यूट को लेकर बात की गई है कि इलेक्शन को लेकर कोई भी विवाद होगा तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा और सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल वर्डिक्ट होगा वही यहाँ पर सबसे ऊंचा होगा। समझ गए? तो ये सारी बातें आपको देखने को मिल जाती हैं। क्या वाइस प्रेसिडेंट को हम उनके पद से हटा सकते हैं? बिल्कुल हटा सकते हैं। कैसे? पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन को पास करके। तो उस रेजोल्यूशन को या तो स्पेशल मेजोरिटी से या सिंपल मेजोरिटी से पास करना होगा, जिसके आधार पे हम वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट कितने साल के लिए होता है? 5 साल के लिए होता है। वो उसको वापस से रिन्यू भी किया जा सकता है, ध्यान रखिए। ठीक, चलिए। फिर अगला न्यूज़ आर्टिकल हमने नारी इंडेक्स के बारे में पढ़ा था, याद होगा। तो रिसेंटली आपको पता है जो नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वेमेन सेफ्टी है, यानी नारी 2025 का इंडेक्स, ये इंडेक्स रिलीज हुआ है। इस इंडेक्स को किसने रिलीज किया है? प्लीज इस बात को नोट कर लीजिएगा, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है नेशनल कमीशन फॉर वेमेन। ठीक है, जो महिलाओं के लिए आयोग बनाया गया है, इसी कमीशन के थ्रू ही क्या हुआ है, ये नारी जो इंडेक्स है 2025 का वो रिलीज किया गया है। इस इंडेक्स से आपको केवल ये 5 बातें याद रखनी है और कुछ भी याद नहीं रखना है। एंड पॉइंट नंबर 1 इज कि इस नारी 2025 इंडेक्स को किसने रिलीज किया? तो नेशनल कमीशन फॉर वेमेन ने इसको रिलीज किया है। दूसरा क्वेश्चन, तो ये कैसा इंडेक्स है दोस्तों? एक प्रकार का सर्वे है। यहाँ पर अलग अलग भारत के शहरों में महिलाओं से पूछ के सर्वे किया गया है कि वो कितना सुरक्षित अपने आप को फील करती हैं। तो 12,770 महिलाओं के यहाँ पर रिव्यूज़ लिए गए हैं, वो भी भारत के अलग अलग 31 शहरों से इस इंडेक्स को रेडी करने के लिए। जिसमें पता ये चला जो कोहिमा है, वाइजैग है, भुवनेश्वर है, एजावल, ये जितने भी शहर आपको देश के दिख रहे हैं, यहाँ पर महिलाएं अपने आप को ज़्यादा सेफ महसूस करती हैं। फिर दूसरी साइड यहाँ पर जो पटना, जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली है, ये वो स्पेशल शहर हैं जहाँ पे महिलाएं अपने आप को कम सेफ फील करती हैं। ये उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यूज़ के आधार पे ये पूरा नारी 2025 इंडेक्स रेडी किया गया है। इसमें देश का जो टोटल स्कोर है सेफ्टी के आधार पे वो 65% रखा गया है कि 65% महिलाएं अपने आप को सुरक्षित फील करती हैं। समझ गए? तो इतना ही याद रखिएगा, इसमें नारी 2025 में स्पेशल फोकस है नेशनल कमीशन फॉर वेमेन के ऊपर में। ठीक, फिर हमने अगला न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस किया था और वो था अफ्रीका का सबसे बड़ा डैम। अफ्रीका का सबसे बड़ा डैम कौन सा है जो दोस्तों? जिसका नाम है ग्रैंड इथियोपियन रिनाइसेंस डैम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कई बार हम GERD के नाम से भी जानते हैं। ये जो डैम है ये नाइल नदी के ऊपर बनाया गया है। नाइल नदी जो आज दुनिया की सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर है। ये नदी कहाँ से आती है? नीचे बुरुंडी से बनकर आती है और ये नदी बहुत सारे देशों को पूरा क्रॉस करती है। ये आप लोग देखोगे कितने सारे देशों को क्रॉस करती है। इसके अलग अलग नाम है, वाइट नाइल है, ब्लू नाइल है, उसके अलावा ये नाइल है। फिर ये सूडान को क्रॉस करके, इजिप्ट को क्रॉस करके सीधा मेडिटेरेनियन सी में ये नदी खाली हो जाती है। ठीक है, तो इथियोपिया नाम का जो देश है जिसकी कैपिटल है एडिस अबाबा, तो इस देश में से जो नदी निकलती है वो है ब्लू नाइल, क्योंकि एट द लास्ट ये भी नाइल नदी में मिलती है।
तो इसी इथियोपिया में पूरे अफ्रीका का सबसे बड़ा बांध बनाया गया है, डैम बनाया गया है। वो है ग्रैंड इथियोपियन रिनाइसेंस डैम, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस नदी पर बनाया है? ब्लू नाइल वाली रिवर पर बनाया है। वाइट नाइल नहीं, ब्लू नाइल रिवर, ये सब नाइल रिवर का ही हिस्सा है। तो GERD के बारे में आपसे क्वेश्चन बन सकता है, इथियोपियन डैम के बारे में। तो ये जो डैम है, ये अफ्रीका का सबसे बड़ा डैम है जो ब्लू नाइल रिवर पर है। इसको इथियोपिया ने बनाया है। इजिप्ट, हालांकि इजिप्ट और सूडान के थ्रू काफ़ी बार इसके खिलाफ आवाज़ उठाई गई, क्योंकि इजिप्ट और सूडान का कहना यह है कि भाई इससे बहुत सारा पानी इथियोपिया रोक लेगा और अपने लिए इस्तेमाल करेगा, जिससे पानी की कमी हो जाएगी इजिप्ट और सूडान में। तो इथियोपिया ये कहता है कि सर ये जो हमारा डैम है ना, खास बात सुनना, ये जो डैम है, ये डैम केवल और केवल बिजली बनाने के लिए हम लोगों ने बनाया है, पानी को रोकने के लिए नहीं बनाया है। तो इसमें पानी का फ्लो खराब नहीं होगा, पानी आपको मिलता रहेगा। समझ गए? तो ये प्रोटेस्ट किस बात का था और इसका सोल्यूशन क्या था? इस पूरे डैम का जो टोटल कैपेसिटी है वो है 5150 मेगावाट, और ये लोकेशन सूडान बॉर्डर के पास ब्लू नाइल नदी पर प्रेजेंट है। इथियोपिया ने इसको बनाया है। यह है हमारा अफ्रीका का सबसे बड़ा डैम। चलिए, फिर अगले न्यूज़ आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था एक इम्पॉर्टेंट एग्जीबिशन के बारे में, और उसका नाम है साजेक्स। याद है या नहीं है? नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको याद दिला देता हूँ। सबके मैंने छोटे छोटे रिकैप बनाए हुए थे। देखो रिकैप बनाने का कितना फ़ायदा हुआ है ना। ये देखो 4-4 पॉइंट में पूरा पूरा आर्टिकल समाप्त है। एक्चुअली में क्या हुआ था कि अमेरिका ने बहुत सारे टैक्स हमारे ऊपर लगा दिए। तो आज टैक्स लगाने की वजह से जो हम लोग हीरा जवाहरात बहुत सारे बेचते थे यूएसए को, वो सब महंगे हो गए, जिसकी वजह से यूएसए में वो सारा सामान नहीं बिक पा रहा है, जिससे भारत का जो ज्वेलरी एक्सपोर्ट है इसको एक बड़ा झटका लगा है इन टैक्सेस की वजह से। तो इंडिया आज वेस्ट एशिया की तरफ देख रहा है, स्पेशली सऊदी अरेबिया की तरफ, क्योंकि सऊदी अरेबिया रेडी है भारत से बहुत सारा सोना को खरीदने के लिए। तो इसी के लिए दोस्तों सऊदी अरेबिया में एक बड़ा अभ्यास अभ्यास और कह रहा हूँ, एक्सरसाइज नहीं है ये बेसिकली एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन हुआ जिसका नाम है साजेक्स 2025। ये पहला डेडिकेटेड बिजनेस टू बिजनेस ज्वेलरी एक्सपो है दोस्तों, जेदा के अंदर में जो हुआ है पहला ऐसा एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन, जहाँ पे इंडिया के बहुत सारे बिजनेसमैन होंगे और भी दुनिया के बहुत सारे बिजनेसमैन होंगे, जहाँ पे ज्वेलरी को लेकर ट्रेड किया जाएगा, व्यापार किया जाएगा। तो भारत के पास में बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे हम लोग जैसे मार्केट में हमें झटका जो लगा है ना, इस झटके को हम लोग थोड़ा सा ग्रैब कर सकते हैं, इसको झेल सकते हैं अगर साजेक्स के अंदर में अच्छा खासा सोना बेच पाए तो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा भाई कि बताओ साजेक्स हाल ही में न्यूज़ में था, ये क्या है? तो याद रखिए, ये पहला बिजनेस टू बिजनेस ज्वेलरी एक्सपो है जो वेस्ट एशिया में हो रहा है, जिसमें इंडियन एक्सपोर्टर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अपने ज्वेलरीज को वो रिप्रेजेंट करेंगे, लोगों को पसंद आएगा तो लोग परचेज करेंगे, उनको उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट हम लोग साइन करेंगे। समझ गए? फिर अगला न्यूज़ आर्टिकल। अब इस न्यूज़ आर्टिकल में भी कुछ नहीं है दोस्त। एक्चुअली में क्या हुआ था कि हमारी केंद्र सरकार ने लाइसेंस दे दिया था 5 कंपनी को कि ये 5 कंपनियां मिलकर भारत की पहली वैक्सीन जो है मलेरिया की, उसको भरपूर मात्रा में बनाएंगी। तो भारत की मलेरिया की पहली वैक्सीन कौन सी है जो मार्केट में रिलीज़ हुई है दोस्तों? उसका नाम है एडफेल्की वैक्स। प्लीज़ इस बात को याद रखिएगा। अब इसमें आपको याद क्या क्या रखना है, आइए छोटा सा जो हमने प्रीलिम्स का रिकैप बनाया था उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये भारत की खुद की बनाई हुई मलेरिया के खिलाफ पहली वैक्सीन, नाम है एडफेल्की वैक्स। किसने बनाया है? ICMR ने मिलकर बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर बनाया है। इसका मेन टारगेट है कि जैसे मलेरिया जो होता है ना, मलेरिया मच्छर की वजह से होता है। तो ये जो मच्छर है ये क्या करता है, एक पैरासाइट को कैरी करता है। अब ये पैरासाइट जो है, इसमें 5 प्रकार के पैरासाइट होते हैं जिसकी वजह से मलेरिया फैलता है। इसमें सबसे कॉमन जो है दोस्तों वो है प्लाज्मोडियम फैल्कीपैरम। तो प्लाज्मोडियम फैल्कीपैरम को ही टारगेट करता है यहाँ पे हमारी जो वैक्सीन है एडवेल्की वैक्स। ठीक है, तो ये इसी वाले पैरासाइट को ही टारगेट करेगा जिससे मलेरिया को कंट्रोल किया जा सकेगा। तो 5 कंपनीज को यहाँ पर ये टारगेट दिया है कि उनको ये ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन बनानी है। तो भारत की पहली खुद की बनाई हुई मलेरिया वैक्सीन है, प्लीज़ नाम याद रखिए, एडफेल्की वैक्स। किसने डेवलप की है वो बता दिया, कौन यहाँ पर 5 कंपनीज यहाँ पे बना रही हैं, ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ बस इतना याद रखना कि जो एडफेल्की वैक्स है ये कौन से पैरासाइट को टारगेट करेगा? प्लाज्मोडियम फैल्कीपैरम को ये टारगेट करेगा। समझ गए? यही डेंजरस है और कॉमन भी यहाँ पर यही है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा मलेरिया फैलता है। इंडिया में बर्डन कितना है मलेरिया का? एक लाइन ये लिख सकते हैं अपने लिए, मेंस के लिए ज़रूरी है। तो भारत में मलेरिया का बर्डन है दुनिया में 1.4% के आसपास दोस्तों मलेरिया के केसेस भारत में आ रहे हैं। पूरे साउथ ईस्ट एशिया की बात करेंगे तो 66% केसेस भारत में आ रहे हैं इसी मलेरिया के। ठीक है, चलिए
फिर अगला न्यूज़ आर्टिकल जो हमने डिस्कस किया था वो था रेयर अर्थ मैग्नेट को लेकर। ये क्या था मैटर? तो दोस्तों चाइना जो है वो उसने ये बोला था कि भारत, देखो चाइना ने आज से कुछ दिनों पहले इंडिया से ये कह दिया था कि हम आपको रेयर अर्थ मैग्नेट नहीं बेचेंगे। फिर हमने बहुत सारी मीटिंग्स करी, एससीओ में समिट हुआ, उसके बाद जाके डिसाइड हुआ कि हाँ चाइना वापस से रेयर अर्थ मैग्नेट्स भारत को देगा। लेकिन अभी तक यहाँ पर ये उस पर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, अभी तक ये रेयर अर्थ मैग्नेट्स हमको नहीं दे रहे हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने उठ रहा है, जिस वजह से ये चर्चाओं में था। अब एग्जाम के लिए ना आपको बस खाली इतना ध्यान रखना है कि सर ये रेयर अर्थ मैग्नेट्स होती क्या हैं। तो रेयर अर्थ मैग्नेट्स वो परमानेंट मैग्नेट हैं जो रेयर अर्थ एलिमेंट से बनती हैं। हमारे वो एलिमेंट्स होते हैं रेयर अर्थ जो बहुत, कह सकते हैं बहुत सारी जगह पे बहुत सारे देशों में मिलते हैं, लेकिन उनको निकालना बहुत मुश्किल है। समझ गए? जैसे क्या क्या हो गया दोस्तों। तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जब भी बात होती है तो प्लीज़ ये याद रखिए, मैं आपके सामने डिटेल प्रेजेंट कर रहा हूँ। आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो पीरियोडिक टेबल में हमारे टोटल 17 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, जो दुनिया भर में प्रेजेंट तो हैं, लेकिन उनको निकालना, उनको प्रोसेस करना बहुत मुश्किल है। लेकिन चाइना उसमें सफल है। तो इसलिए हम आज चाइना पे निर्भर हैं, चाइना से बहुत सारा रेयर अर्थ एलिमेंट्स मंगाते हैं, इसी से ही रेयर अर्थ मैग्नेट बनती है। उसी रेयर अर्थ मैग्नेट का दोस्तों आज जगह जगह पे इस्तेमाल होता है। कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है? मेडिकल सेक्टर में एमआरआई मशीन, एक्सरे, पीईटी स्कैन में, डिफेंस सेक्टर में मिसाइल, रडार, ड्रोन्स में, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्मार्टफोन्स, हार्ड ड्राइव, हेडफोन्स में, एविएशन, एरोस्पेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल, रिन्यूएबल एनर्जी, कंज्यूमर गुड्स, ज्वेलरीज वगैरह वगैरह। ऐसे तमाम इंडस्ट्रीज़ के अंदर में ये रेयर अर्थ मैग्नेट्स का यूज़ होता है। एंड इन रेयर अर्थ मैग्नेट्स को बनाने के लिए हमको रिक्वायरमेंट होती है रेयर अर्थ एलिमेंट्स की। ठीक है? तो दोस्तों यहाँ पर अब ये सब आता है चाइना से। चाइना अचानक से इसका एक्सपोर्ट करना बंद कर देगा तो हमको झटका लगेगा, हमारी इन इंडस्ट्रीज़ को झटका लगेगा। तो इंडिया ने काफ़ी बातचीत की थी, उसके बाद चाइना ने वापस से री अग्री किया था कि ठीक है हम ये वापस देंगे, लेकिन अभी तक यहाँ पर ये वाला जो एक्सपोर्ट है उसको दोबारा से किया नहीं है। तो याद रखिए हमारे पास में टोटल 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 15 लेंथनाइट्स ग्रुप में आते हैं, यानी ये जो ग्रुप है हमारा ये लेंथनाइट्स का है, और बाकी दो जो हैं जिसमें स्कैंडियम येथरियम है। तो टोटल ये 17 हो जाते हैं। तो ये 17 हमारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। तो बाकी इंडिया दोस्तों प्राइवेट कंपनीज के साथ में, दुनिया के साथ में थोड़ा सा कोलैबोरेशन कर रहा है इसी आधार पे, ताकि चाइना के ऊपर जो निर्भरता है वो यहाँ पर धीरे धीरे करके कम की जा सके। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए आगे आते हैं। तो रेयर अर्थ मैग्नेट का कॉन्सेप्ट हो गया ख़त्म। फिर अगला जो न्यूज़ आर्टिकल है इसमें डिस्कस किया था हम लोगों ने कि इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारत की स्पेस एजेंसी, इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ, और ये बोला है कि इसरो SSLV जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, यानी छोटे छोटे सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला जो रॉकेट है, इसको बनाने की टेक्नोलॉजी इसरो HAL को देगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को देगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वो कंपनी है जो आज हमारे लिए फाइटर जेट्स बनाती है, हमारी एयरफोर्स के लिए फाइटर जेट्स बनाती है। तो अब ये SSLV का काम इसरो HAL को सौंप रहा है, ताकि जल्दी जल्दी ये छोटे सैटेलाइट को लॉन्च करने वाले रॉकेट बनाए जा सकें, जिससे हम 500 किलोग्राम तक के रॉकेट को अपने अंतरिक्ष में लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाके लॉन्च कर सकेंगे। जिससे मिनी, माइक्रो, नैनो सैटेलाइट्स को लॉन्च करना है तो ये छोटे छोटे मिशन के लिए इसरो को बार बार परेशान ना होना पड़े। इसरो डीप स्पेस मिशंस में काम कर सके, बड़े मिशन पर रिसर्च कर सके, छोटे छोटे काम ये सब छोटी छोटी कंपनियां मिलकर संभाल लेंगी। इसी के लिए दोस्तों यहाँ पर ये एग्रीमेंट इसरो ने HAL के साथ किया, ताकि HAL को ये जो रिस्पॉन्स है वो दिया जाए। ठीक है, बाकी आपको पता है भारत में जो एक दूसरा नया इंपॉर्टेंट लॉन्च साइट बन चुका है, यानी जो हमारा स्पेस पोर्ट है, वो दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर में, याद होगा, जिसका नाम है कुलरसी करापत्तनम। तो इस जगह पे दोस्तों इंडिया का जो सेकंड पोर्ट है वो आपको देखने को मिल जाता है। समझ गए? जहाँ से हम लोग रॉकेट लॉन्च करेंगे। और जो ये SSLV बनाया जा रहा है HAL के थ्रू, यानी अब HAL SSLV बनाएगा, ये वाले रॉकेट बनाएगा, जो इसरो यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी HAL को देगा। तो ये रॉकेट यहीं से लॉन्च किए जाएंगे, तमिलनाडु वाले जगह से, यानी जो हमारा नया वाला रॉकेट पोर्ट है वहीं से लॉन्च किए जाएंगे। SSLV की खास बात यह है क्योंकि ये रॉकेट लो कॉस्ट में तैयार हो जाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे मिशन लॉन्च करने के लिए ऐसा थोड़ी है हम अपने बड़े मैसिव PSLV GSLV जैसे रॉकेट का इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए SSLV काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होता है, इसलिए इस पर काम किया गया है। ठीक है,
फिर उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल था, इसमें कुछ भी नहीं है, इसको यहाँ पर स्किप भी कर सकते हो, कि ट्रंप और मोदी हो सकता है व्यापार को लेकर फिर से बातचीत करें, क्योंकि आपको पता है भाई क्या क्या डिस्प्यूट हुआ है ट्रंप की साइड से, ट्रंप के अलग अलग मंत्रियों की साइड से कैसे भद्दे भद्दे स्टेटमेंट्स आए हैं भारत के खिलाफ में। तो ये जो डिस्प्यूट है इसको वापस से डिस्कस किया जाएगा, आने वाले समय पर कुछ मीटिंग होगी जिसमें यहाँ पर व्यापार को लेकर फिर से बातचीत हो सकती है। फिर हमने अगला न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस किया था जहाँ पर एक्चुअली में बात हो रही थी कि जो इंडिया है वो टॉप 5 शिप बिल्डिंग नेशंस में आएगा 2047 तक। ये हमारे शिप जो मिनिस्टर्स हैं उनका कहना है। वो ये कहते हैं कि भारत 2047 तक दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शिप बिल्डिंग नेशन बन जाएगा, यानी जो सबसे ज़्यादा जहाज़ बना रहा होगा, पानी वाले जहाज़, क्योंकि आज दुनिया में सबसे ज़्यादा व्यापार इन्हीं के थ्रू होता है। लेकिन हम इस मामले में पीछे हैं, चाइना साउथ कोरिया जैसे देश बहुत आगे हैं। तो हमारा टारगेट है कि हम 2030 तक 2030 तक भारत को टॉप 10 मैरीटाइम नेशन में लेकर आएं एंड 2047 तक 2047 तक इंडिया को टॉप 5 शिप बिल्डिंग नेशंस में लेकर आएं। समझ रहे हैं? तो हमारा मेन टारगेट है कि 2047 तक 2047 तक इंडिया को टॉप 5 ऐसे नेशंस में लेकर आना जो सबसे ज़्यादा बड़े लेवल पर जहाज़ बना रहे हैं। ठीक है, इससे ब्लू इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, हमारा मैरीटाइम सेक्टर ग्रो होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा जब वो जहाज़ भारत में बनेंगे। यही हमारा टारगेट है, क्योंकि आज जो हमारा शेयर है दोस्तों, ध्यान रखना, दुनिया में 1% से कम हमारा ये योगदान है दुनिया में जहाज़ को बनाने में, शिप्स को बनाने में। तो हम चाहते हैं इस योगदान को बढ़ाया जाए। ये जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन मिल रहा है देश की इकोनॉमी में, या 4% का कंट्रीब्यूशन है शिप बिल्डिंग का, इसको बढ़ा के हम 12% करना चाहते हैं। इसके लिए ढेर सारी स्कीम्स मार्केट में लॉन्च की गई हैं। तो भारत का ये जो विजन है ये तभी पूरा होगा जब हम इस पूरे सेक्शंस के ऊपर में ढेर सारा काम करेंगे। ठीक है, चलिए फिर अगले न्यूज़ आर्टिकल में दोस्तों यहाँ पर क्या बात हो रही थी। इस आर्टिकल में बोला गया था, जो हमारे करंट समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, मुख्य न्यायाधीश, जिनका नाम है BR गवई साहब, ये कहते हैं कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, संवैधानिक बॉडी कुछ भी एक्शन लेना चाहती है, बात करेगी, तो वो अपने ड्यूटीज़ को इग्नोर नहीं कर सकती, और अगर अपने कर्तव्य से भटकेगी तो सुप्रीम कोर्ट खाली हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेगा, सुप्रीम कोर्ट भी एक्शन लेगा। ये सारा मैटर आपको पता है गवर्नर को लेकर है, कि भाई आजकल क्या होता है, जैसे तमिलनाडु के गवर्नर हैं, वो जब कोई लेजिस्लेटिव असेंबली, तमिलनाडु की लेजिस्लेटिव असेंबली से बिल पास होता है, गवर्नर अपने पास रख के बैठ जाते हैं। तो 8 अप्रैल को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई यहाँ पे भले ही कॉन्स्टिट्यूशन आपको टाइम ना देता हो कितने टाइम में रिव्यू देना है, लेकिन आपको 3 महीने के अंदर अंदर उस बिल पे या तो साइन करके जवाब दो, रिटर्न करो, जो भी करना है, लेकिन एक्शन ज़रूर से लो। कहने का मतलब यह है कि जो ये गवर्नर, प्रेसिडेंट, ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, संवैधानिक बॉडीज़ हैं। तो संवैधानिक बॉडी अपना अगर कर्तव्य पूरा नहीं करेंगी तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर एक्शन लेगा। ये बात BR गवई जी ने बोली थी, याद होगा। और एक बात और बोली थी कि वो जो सुप्रीम कोर्ट है ये कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर संविधान में कुछ चीज़ें गलत हो रही होंगी संविधान के हिसाब से, या कोई बॉडी गलत हरकत कर रही होगी, फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे होंगे, तो यहाँ पर क्या सुप्रीम कोर्ट बीच में आएगा, सुप्रीम कोर्ट सुरक्षा करेगा। और ऐसे ही 2015 में क्वेश्चन पूछ लिया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं? एंड द आंसर इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कहते हैं। फिर अगले न्यूज़ आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था, केरला के जो रिसर्चर्स हैं इन्होंने एक नया वाउंड हीलिंग पैड बनाया है। वाउंड हीलिंग पैड मतलब जैसे घाव कहीं पर हो जाता है, चोट लग जाती है, तो ये घाव को सुखाने के लिए इस तरीके का पैड, बैंडेज टाइप की एक पट्टी यूज़ की जाती है। तो केरला कहता है कि भाई यहाँ पर ये वाली जो पट्टी है ना, जो दवाइयों से बन रही है, इसको एक बार इस्तेमाल करने के बाद जब हम इसको फेंक देते हैं तो ये एनवायरनमेंट में डिग्रेड नहीं होता, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है। तो इसी का ही एक बेहतर ऑप्शन यहाँ पर ये लेकर आए हैं, वो ये है केरला का एक इम्पॉर्टेंट पौधा, एक प्लांट। उस प्लांट का नाम है रेड आइवी प्लांट। इसका नाम याद रखिएगा, रेड आइवी प्लांट का साइंटिफिक नेम है स्ट्रोबिलेंथिस अल्टरनेटा। और इसको केरला में, यानी जो मलयालम भाषा बोली जाती है उस भाषा में, इसको मुरीकुटी पचा भी कहा जाता है। तो बोला जा रहा है कि ये जो पौधा है ना, इसका पत्ता बहुत ज़्यादा शानदार है। इसका पत्ता भी यहाँ पर घाव को सुखाने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखिएगा। एक समय पर केरला में जो फोल्क हीलर्स थे वो इसका इस्तेमाल करते थे, कहीं पर कट लग जाता था उस जगह पर ये यूज़ करते थे। क्यों? क्योंकि इस पौधे के अंदर में एक कंपाउंड पाया जाता है। प्लीज़ उस कंपाउंड का नाम याद रखिए, मैंने पहले भी बोला था वो कंपाउंड का नाम याद रखने के लिए। एंड द कंपाउंड इज एक्टियोसाइड।
तो एक्टियोसाइड को लेकर प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखिएगा, पूछ लेगा बताओ रेड आईवी प्लांट में वो कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है जिससे वाउंड हीलिंग करी जा सकती है, घाव सुखाया जा सकता है, घाव में आराम मिल सकता है, तो वो है एक्टियोसाइड। तो एक्टियोसाइड नेचुरल कंपाउंड होता है जो बहुत सारे पौधों में पाया जाता है और एक पौधा ये रेड आईवी प्लांट है, इसमें भी यहाँ पर ये कंपाउंड देखने को मिलता है। इस कंपाउंड में बहुत शानदार प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल, हमारे टिश्यूज़ को रिपेयर कर सकता है। ये सारे के सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे और सबसे अच्छा बेनिफिट पता है क्या है? दिस इज़ इको फ्रेंडली। ये एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता बिल्कुल भी। एनवायरनमेंट में आप फेंक दोगे ये बैंडेज, कुछ समय बाद ये बायोडिग्रेड हो जाएगा, कुछ समय बाद खुद से गल जाएगा। दैट्स इट। इसमें एक्टियोसाइड कंपाउंड है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि उसी की वजह से ये सारा का सारा गेम या ये जो प्लांट का इंपॉर्टेंस है वो हमको देखने को मिलेगा। ठीक, फिर हमने अगला न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस किया था, आपको याद होगा समुद्र प्रदक्षिणा के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समुद्र प्रदक्षिणा ये पहली ट्राई सर्विस है, पहली ट्राई सर्विस जहाँ पे हमारी नेवी, एयरफोर्स और आर्मी की महिलाएं शामिल हैं। मैं आपको एक दो बातें और बताना चाहता हूँ। समुद्र प्रदक्षिणा बेसिकली क्या है, जहाँ पर कुछ महिलाएं जो हमारी वेमेन ऑफिसर्स हैं, अभी तक क्या होता था, इससे पहले 2 बार और ये इवेंट हो चुका है। जिससे पहले जो 2 बार इवेंट हुआ है उस दौरान भी महिलाएं गई थी, लेकिन हमारी केवल नेवी की जो महिलाएं हैं, नेवी ऑफिसर्स, वही यहाँ पर गई थी और ये पूरे दुनिया का समुद्र का एक चक्कर लगाती हैं। ये चक्कर बहुत बड़ा है, जो स्पेशली इंडिया से, इस तरीके से इंडिया से लेकर ये जहाज़ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, इधर देखोगे ऑस्ट्रेलिया से होते हुए, न्यूजीलैंड से होते हुए, क्योंकि धरती गोल है तो ऐसे घूम कर आते हैं ये। फिर उसके बाद ये साउथ अमेरिका पहुंचते हैं, फिर उसके बाद ये पहुंचते हैं साउथ अफ्रीका, फिर ऐसे भारत आते हैं। तो दुनिया का समुद्र के माध्यम से एक चक्कर लगाते हैं। और मैंने आपको बताया इससे पहले ऑलरेडी 2 इवेंट्स हो चुके हैं। दोनों इवेंट के बारे में जानकारी ये है, 2017-18 में जो INSV तारिणी है, ये जहाज़ जो है, ये वेसल जो है, इसी शिप को लेकर गई थी महिलाएं, ठीक है, इंडियन नेवी ऑफिसर जो हैं, और इन्होंने नाविका सागर परिक्रमा ये पूरा किया। 2023 में भी ये पूरा हो चुका है। ये 2025 में दोस्तों ये महिलाएं निकल चुकी हैं। लेकिन ये दोस्तों थोड़ा सा बदला हुआ है पुराने एडिशन के मामले में। इसमें क्या बदलाव हुआ है, ये जो है पहला ट्राई सर्विस एडिशन होने वाला है। इसमें जो वर्ल्ड की फर्स्ट ऑल वेमेन है, मतलब ध्यान रखना, इसमें ट्राई सर्विस का मतलब नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, तीनों फोर्सेस से आने वाली जो महिलाएं हैं, ये 10 मेंबर्स हैं दोस्तों जिनको सेलेक्ट किया गया। ये 10 मेंबर्स निकल चुकी हैं दुनिया की यात्रा में। और इस दुनिया की यात्रा में ये कहाँ कहाँ से गुजरेंगी, ध्यान रखिए। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया जाएंगी, ऑस्ट्रेलिया में केप लिविन से होते हुए साउथ अमेरिका में जो केप ऑफ हॉर्न है, फिर जो साउथ अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप है, इसको क्रॉस कर, यानी ये भी दुनिया को उसी तरीके से चक्कर लगा के वापस से आएंगी, जो वेमेन एम्पावरमेंट को दर्शाएगा, नारी शक्ति को दर्शाएगा। समझ गए? फिर याद आ रहा होगा हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, परसों ही डिस्कस किया था, आइसोब्यूटानॉल के बारे में। तो आइसोब्यूटानॉल को डीजल में मिलाने की बात की जा रही है हमारे नितिन गडकरी जी के थ्रू, क्योंकि आपको याद होगा पेट्रोल में तो हमने इथेनॉल को मिला दिया। जो पेट्रोल में इथेनॉल हम लोगों ने मिलाया उसको हमने नाम दिया E20 फ्यूल। क्यों? क्योंकि आज पेट्रोल में 20% दोस्तों इथेनॉल मिलाया जाता है। वो ही इथेनॉल जो गन्ने वगैरह यानी शुगर केन वगैरह से बनाया जाता है। इसको हमने इथेनॉल ब्लेंडिंग भी बोला और वो भारत में सक्सेसफुल रहा। इससे क्या होगा, जो भारत के अंदर में तेल की खपत है, जो पहले 100% होती थी, वो कम होकर 80% हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग 20% इथेनॉल मिला रहे होंगे और ये इथेनॉल हम अपने देश में ही बनाते हैं गन्ने से। इससे क्या होगा, पेट्रोल के ऊपर में यानी कच्चे तेल के ऊपर निर्भरता भारत की कम हो जाएगी। तो हमने इथेनॉल ब्लेंडिंग के कॉन्सेप्ट को इसी तरीके से प्रेजेंट किया था। लेकिन यही कॉन्सेप्ट दोस्तों जब हम डीजल में चलाने लगे, क्योंकि इथेनॉल अभी तक किस में मिलाया जाता है, पेट्रोल में मिलाया जाता है, हमने कोशिश किया कि हम इसको डीजल में भी मिलाएं। तो डीजल में जब इथेनॉल मिलाया गया दोस्तों तो ये फेल हो गया। तो अब यहाँ पर क्या है, जो गडकरी साहब हैं वो ये कहते हैं कि इथेनॉल को जो हमने डीजल में मिलाया वो फेल हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन अब डीजल में नई चीज़ ऐड की जाएगी, वो होगा आइसोब्यूटानॉल। तो आइसोब्यूटानॉल को हम मिलाएंगे, ये सक्सेसफुल रहेगा, इस पे टेस्टिंग वगैरह जारी है। तो स्टार्टिंग में केवल और केवल हम 10% आइसोब्यूटानॉल मिलाएंगे डीजल में, जैसे इथेनॉल में हमने जैसे हमने पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया था। ठीक है, तो आइसोब्यूटानॉल के बारे में 2-4 फैक्ट्स हैं, प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि आइसोब्यूटानॉल का जो नेचर है वो अल्कोहलिक कंपाउंड होता है। उसके अलावा ये कई बार आइसोब्यूटानॉल पेंट्स में इस्तेमाल होता है, कोटिंग, प्लास्टिक्स, ये सब फार्मा इंडस्ट्री वगैरह में भी आइसोब्यूटानॉल का यूज़ किया जाता है। इसको हम एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। कई बार यहाँ पे जो गैसोलिन होता है या डीजल वगैरह होता है उसके साथ में इसको ब्लेंड किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, इसी चीज़ पे काम भी हो रहा है,
कि हम लोग इसको ब्लेंड करेंगे, डीजल के साथ में मिलाएंगे। हाई एनर्जी डेंसिटी होती है और ये इसके अंदर में एक सबसे स्पेशल फीचर होता है कि लोअर हाइग्रोस्कोपिसिटी को ये कह सकते हैं कि सपोर्ट करता है। तो ये लोअर हाइग्रोस्कोपिसिटी का मतलब क्या होता है, इसमें यानी पानी बहुत कम एब्जॉर्ब होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए बेटर ऑप्शन है। प्लस यहाँ पे जो आइसोब्यूटेनॉल होता है ये लेस कोरोसिव है देन इथेनॉल, यानी लेस कोरोसिव का मतलब यह है कि ये दूसरे के साथ, मेटल के साथ में मिलकर रिएक्शन नहीं करता, तो इंजन को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ऐसा भी कहना है। ठीक है, तो इथेनॉल और पेट्रोल को मिलाकर हम लोगों ने जो ब्लेंडिंग की थी इसमें E20 तक कहानी पहुंच गई, लेकिन डीजल के साथ करा तो यहाँ पर ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो अब आइसा ब्यूटेनॉल को मिला के हम इसको वापस से सक्सेसफुल करेंगे। ये नितिन गडकरी जी का टारगेट है। आइसा ब्यूटेनॉल को लेकर एग्जाम में प्रश्न बनेगा कि भाई इसको कैसे कैसे यूज़ करते हैं, इसका केमिकल कंपाउंड क्या है, बस यही क्वेश्चन बनेगा अगर बना तो। इतनी बातें याद रखना। हालांकि यहाँ पर इसको लेकर भी यही क्वेश्चन है, यही चैलेंज है जो इथेनॉल को लेकर है। चैलेंज क्या है? लोगों का कहना यह है कि अगर हम इथेनॉल वाला पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं तो हमारी गाड़ी का इंजन जल्दी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उस पेट्रोल के लिए वो गाड़ियाँ नहीं बनी थी, पुरानी गाड़ियाँ स्पेशली। नई गाड़ियाँ तो अब बन रही हैं जो इथेनॉल वाले पेट्रोल को सपोर्ट करेंगी। वही केस डीजल के साथ में है कि अगर हम 10% आइसा ब्यूटेनॉल मिला देंगे डीजल में, इससे जो ट्रक की एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। जेसीबी, ट्रक, बस, इन सब का माइलेज कम हो सकता है 2 से 3 किलोमीटर के लिए, ये बताया जा रहा है। तो प्रीलिम्स के लिए दोस्तों यहाँ पर ये 1-2 फैक्ट्स हैं, प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। इसमें और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फैक्ट्स क्या हैं? ये 4 पॉइंट्स हैं बस, कि भाई आइसा ब्यूटेनॉल एक बायोफ्यूल है जिसमें कोशिश की जा रही है कि भाई इसको डीजल के साथ मिलाया जाए, जैसे हमने इथेनॉल में यहाँ पर ये ब्लेंडिंग की थी पेट्रोल को लेकर, वैसे ही बहुत सारे इंस्टीट्यूशन यहाँ पर काम कर रही हैं। बाकी आपको कुछ भी याद नहीं रखना। ठीक, तो ये था दोस्तों हमारा पूरा वीकली सेशन। अब ऑब्वियसली जो कल के सेशन है वो तो हमने, मतलब कल का जो सेशन है 13 सितंबर का, उसके न्यूज़ डिस्कस नहीं किए हैं, लेकिन 8 से लेकर 12 सितंबर तक सारी खबरों को दोबारा हम लोगों ने पढ़ लिया है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से। तो आई होप आपका रिवीजन हो चुका होगा। तो आज वाला जो, जैसे कल वाला सेशन था 30 सितंबर का, वो नेक्स्ट वाले रिवीजन में इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि कल ही पढ़ा है उसमें रिवीजन किया, वो नेक्स्ट वाले में रिवाइज करेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से याद रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए हमारा बस इतना ही सेशन है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद। और कल का सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि कल के सेशन में हम लोग नए नए सोर्सेज को भी ऐड करेंगे। तो प्लीज़ कल के सेशन में ज़रूर से अटेंड हो जाना। मॉर्निंग में 7 बजे सभी लोगों को मेरे साथ में कल के सेशन में जुड़ना है। ठीक है, बाय बाय।